सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमने लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी वो IFRS 15 की स्टेप 3 तक थी। अब जो आगे वीडियो है ये IFRS 15 की कंटिन्यूशन है, स्टेप 4 से इसकी कंटिन्यूशन होगी। अच्छा, जो स्टेप 4 है वो होता है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। सही है। अच्छा, जो हम स्टेप 3 के अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वेरिएबल कंसिडरेशन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। जो अब ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी, अब उसका क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी अब वो जो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो वो एक है तो कोई मसला नहीं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो वो ट्रांजैक्शन प्राइस अब उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट होगी। ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शन प्राइस जो एलोकेट होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे उसका एक क्राइटेरिया है कि जो एलोकेशन होगी वो होगी स्टैंड अलोन प्राइस पे। जो भी उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस है उस पे वो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होगी। अब ये स्टैंड अलोन प्राइस क्या है? स्टैंड अलोन प्राइस वो प्राइस है जो कि ऑब्जर्वेबल होती है। ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस इज ऑब्जर्वेबल प्राइस, जो कि अगर वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब अगर 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और विद इन द मार्केट वो सेल हो रही होती, अगर वो अलग से मार्केट में सेल हो रही होती तो उसकी क्या प्राइस होती उस मार्केट के अंदर, वो होती है आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस। तो जो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही होगी वो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस पे एलोकेट होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब ये तो हमारी जो बेस्ट एविडेंस होता है स्टैंड अलोन प्राइस का, वो होता है ऑब्जर्वेबल प्राइस जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब ये है कुछ टाइम कुछ तरह होता है, कुछ दफ़ा होता है कि आपकी जो हम जैसे कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके साथ में एक सर्विस बेच रहे हैं जो हमने अब शुरू की है। सही है। सर्विस देनी है उस प्रोडक्ट की, अब हमने पहली दफ़ा शुरू की, तब उसकी तो आपके पास मार्केट में ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं होगी, तो फिर उसके लिए हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब वो बेस्ट एस्टिमेट हम प्राइस की प्रिडिक्शन करके उसकी एस्टिमेट निकाल के उस प्राइस पे फिर वो प्राइस हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेबल प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। अगर तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है तो जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे इनपुट उस प्राइस को एस्टिमेट करने के लिए, वो ऑब्जर्वेबल इनपुट हमेशा जो भी प्राइस हम एस्टिमेट करेंगे वो उसको मैक्सिमाइज करे। सही है। उस प्राइस को वो मैक्सिमाइज करे। अच्छा, कुछ दफ़ा होता है कि हम विद इन द कॉन्ट्रैक्ट जब हम मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे होते तो शायद कभी कभार हम डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कस्टमर्स को। अब जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा, जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा कस्टमर को, वो भी स्टैंड अलोन प्राइस पर ही एलोकेट होगा। जो भी उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस है, वो भी जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस है उसकी बेसिस पर जो भी डिस्काउंट हमें मिला होगा, कस्टमर को मिला होगा, वो उस पर एलोकेट होगा। ठीक है। अब ये आपके पास जो बातें थी वो आ गई है ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि स्टेप 4 के हिसाब से, या उसके जो भी इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब एक इसका क्वेश्चन है, हम एक वो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, Shred sells a machine and 1 year's free technical support for 1 lakh। सही है। The sale of the machine and the provision of the technical support have been identified as a separate performance obligation। तो ये हमारे पास एक काम की बात आ गई कि भाई ये दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, श्रेड यूजुअली सेल्स द मशीन फॉर 95,000, लेकिन अब इसमें एक बात ये लिखी कि बट इट हैज़ नॉट येट स्टार्टेड सेलिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एंड एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। तो जो ये कह रहा है कि मशीन तो वो बेचता था, लेकिन जब इसने टेक्निकल सपोर्ट साथ देना शुरू किया है वो पहले इसको नहीं बेचता था। ये अब पहली दफ़ा है, तो मतलब इसके अंदर हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेबल प्राइस जो कि मार्केट में अवेलेबल जिस पे बिकेगा वो प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
अदर सपोर्ट सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय श्रेड, अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय श्रेड अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ 50%। ये हमारे पास मतलब एक तरीके से ऑब्जर्वेबल इनपुट, मतलब एक हमारे पास एक उस सर्विसेज की एक एस्टिमेट करने के लिए प्राइस के लिए हमें एक इनपुट दे दिए कि दूसरी सर्विसेज को देख के तकरीबन इस तरह का मार्कअप उस पर लगता है जब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं। ठीक है, एक इसने इंडिकेटर, एक इंडिकेशन, एक हिंट दे दी उस प्राइस को एस्टिमेट करने के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट श्रेड 20,000। ठीक है, अच्छा, अब हाउ मच ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड, अब इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करनी है टू द मशीन एंड हाउ मच शुड बी एलोकेटेड टू द टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप खुद भी पढ़ के पॉज करके खुद भी सोच के एक दफ़ा कर लिएगा, फिर मैं आपको मैं इसका समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास क्या है कि भाई जो सेलिंग प्राइस है मशीन की, जो कि ऑब्जर्वेबल मार्केट से हमें मिल सकती है, वो उसने बता दी थी कि हमें 95,000 पे यूजली बेचता है वो मशीन, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं यूजली सेल्स द मशीन फॉर 95,000। ठीक है, हमारे पास एक तो ऑब्जर्वेबल प्राइस है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसका 1 लाख रुपए का, तो एक दिमाग में हमारे पास ये एक बात आ सकती है कि भाई अगर तो कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, सही है, और जो मशीन की जो ऑब्जर्वेबल प्राइस है वो 95,000 है, तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है वो हम कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल सपोर्ट के उसके लिए, मतलब टेक्निकल सपोर्ट की ये वैल्यू है। तो एक तो दिमाग में आपके बात आ जाएगी। लेकिन हमने अभी एक चीज़ पीछे पढ़ी थी कि जो भी हम अगर ऑब्जर्वेबल इनपुट लेंगे एक प्राइस एस्टिमेट करने के लिए, वो प्राइस हमेशा मैक्सिमाइज करे। अभी तो एक हमारे पास हमने ये देख ली। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई हमें उसने बता दिया था कि जो दूसरी सपोर्ट सर्विसेज वो ऑफ़र करता है, जो दूसरी सपोर्ट सर्विसेज वो ऑफ़र करता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो 20,000 होती है, और जो बेचता है वो उस पर 50% का मार्कअप रख के बेचता है, मतलब कि मजीद उसमें वो 10,000 रुपये का मुनाफा कमा रहा होगा। अगर तो हम इसके हिसाब से चले, ठीक है, हम अब ये एक एस्टिमेट अप्रोच से चले कि उस दूसरी सर्विस सपोर्ट को देखते हुए तो हम क्या प्राइस निकाल सकते हैं, अब वो देखना है हमें। अच्छा, अब मार्कअप वाली हमें वैल्यू निकालनी है, सही है। अब ये बेचता है 20,000 को, ठीक है, हमारे पास मार्कअप है ना 50% का। अच्छा, हमारे पास मार्कअप है ना, मार्कअप, अब मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो हमेशा 100% होगी, तो हमें मार्कअप वाली वैल्यू निकाल ली, मतलब मार्कअप के अंदर मजीद कॉस्ट के अंदर 50% ऐड किया हुआ होगा, और जो हमारे पास है वो कॉस्ट हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30,000 रुपये की। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेबल एस्टिमेट प्राइस हमारे पास जो मैक्सिमम बन रही है वो 30,000 रुपये बन रही है, और यहाँ पे जो निकल रही थी 5,000 रुपये, तो हम हमेशा मैक्सिमाइज वाली लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब एक चीज़ आ गई जो उसकी हमारे पास एस्टिमेट प्राइस आ गई। अच्छा, अब जो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस बन रही है, जो स्टैंड अलोन प्राइस बन रही है, एक तो मशीन की आ गई हमारे पास जो कि आ रही है 95,000 की, और एक हमारे पास आ रही है टेक्निकल सपोर्ट की। टेक्निकल सपोर्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए की। तो ये टोटल जो वैल्यू बनती मार्केट के हिसाब से बनती 1,25,000 रुपये की, और जिस पे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैल्यू है 1 लाख रुपए की। तो इसने हमें एक तरीके से इसने एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है। अब क्योंकि जाहिर है 1,25,000 की जो प्राइस बन रही है मार्केट के हिसाब से, और इसमें जो उस कॉन्ट्रैक्ट में की वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की, तो जाहिर है जो 25,000 रुपये का डिफरेंस है वो हमारे पास एक तरीके से डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जो कि आप अगर डिफरेंस निकालें इसका, इन दोनों के बीच में 25,000 रुपये का डिफरेंस है, और जो वैल्यू आ रही है वो 1,25,000 रुपये की है, सही है। आप मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करेंगे तो हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा वो एक तकरीबन 20% का है। ठीक है, अच्छा, हम एक बात IFRS 15 कहता है कि अगर तो डिस्काउंट की बात की हुई है तो सही है,
वरना आप अज्यूम ना करें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसने क्वेश्चन पूछा है वो उसने ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन पूछा है, ठीक है। अब हमारे पास इसने डिस्काउंट की बात हमें की नहीं, तो अब हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन करनी है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, जो एक परसेंटेज बनेगी, एक बन रही थी 95,000, एक बन रही थी 30,000, सही है। 95 और 30 के 125। अब हमें निकालनी होगी स्टैंड अलोन प्राइस, हमारे पास आ गई। उसने क्या बोला था कि अब जो हमारे पास ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो 1,00,000 रुपए है, सही है। अब हमें उस 1,00,000 को इनके ऊपर एलोकेट करना है, ज़ाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है ना हमारे पास। अब हमें ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंड अलोन प्राइस। तो अब हमें इनकी परसेंटेज निकालनी होगी। हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक था 95,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000। तो एक हमारे पास जो मशीन की परसेंटेज बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस, वो आ रही है मशीन की 76%, और जो डिफरेंस होगा 24 का होगा, जाहिर है। तो वो होगी आपकी टेक्निकल सपोर्ट की परसेंटेज बन रही होगी, सही है। तो अब हमें जो 1,00,000 की प्राइसेस को एलोकेट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के, या आप इसको समझ ले मशीन, आप इसको समझ ले टेक्निकल सपोर्ट। तो जो मशीन की परसेंटेज आ रही है वो 76% इंटू 1,00,000, जो कि आपकी बन गई 76,000, और ये आपके पास आ रहा है 24% इंटू 1,00,000, जो कि आपके पास आ रहा है 24,000। तो अब जो आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा वो होगा जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। जैसे कि अब आपने मशीन तो उस वक्त आपने दे दी होगी, ठीक है, तो वो तो आपका 76,000 फ़ौरन से रिकग्नाइज हो जाएगा। अब टेक्निकल सपोर्ट अब डिपेंड करता है कितने सालों तक प्रोवाइड कर रहा है। अगर 2 साल है, 3 साल है, तो वो बुक होगा ओवर टाइम, सही है। अब वो आपका स्टेप 5 है जो आप सीखेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन था, बस एलोकेशन बतानी थी हमें ट्रांजैक्शन प्राइस की, तो वो आपके पास आ गई है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक और आता है जो कि है स्टेप 5। अच्छा, अब स्टेप 5 जो है हमारे पास, उसके अंदर वो हमें सिखाता है कि हमें रेवेन्यू बुक कैसे करना है, रेवेन्यू की रिकग्नाइजेशन कब होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेप 5 है हमारा, जो आखिरी स्टेप 5 है IFRS 15 का, वो रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू पे होता है। अच्छा, रिकग्नाइज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू की रिकग्नाइजेशन के अंदर 2 बातें आती हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो वो पॉइंट इन टाइम होता है रिकॉर्ड, या तो होता है ओवर टाइम, सही है। अब रेवेन्यू, सबसे पहली बात है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज कब होता है। रेवेन्यू रिकग्नाइज जब होता है जब एक एंटिटी सेटिस्फाई कर दे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। पीओ लिख रहा हूँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब ये तो हो सकता है कब, जब तो ये जो भी उन्होंने गुड्स प्रोवाइड करने का वादा किया था वो ट्रांसफ़र कर दे गुड्स, या अगर कोई सर्विस देने का वादा किया था तो वो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अब ये 2 बातें इसके अंदर आपके पास आ गई हैं। अच्छा, अब एक बात हमें हमेशा एक कॉमन सेंस की दिमाग में बात रखनी होगी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है आपका स्टेप 1 के कॉन्ट्रैक्ट, जब हम डिसाइड कर रहे हो, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उस वक्त आपको डिसाइड करना होगा, जाहिर सी बात है, कस्टमर के साथ। और कस्टमर के साथ नहीं, मतलब एक तरीके से आपको
डिसाइड करना होगा एज ए एंटिटी, एज ए अकाउंटेंट कि भाई ये जो भी आप गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ओवर टाइम बुक होगा इसका रेवेन्यू, या पॉइंट इन टाइम आपका रेवेन्यू बुक होगा। ठीक है, ये आपको एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि आपका रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा या पॉइंट एंड टाइम रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहला जो आता है वो है ओवर टाइम। मतलब ओवर टाइम का मतलब कि भाई जो भी आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा वो बाय द टाइम रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी सर्विस प्रोवाइड होती जाएगी कस्टमर को, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ एनी ऑफ द पॉइंट इज सेटिस्फाइड तो आप रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो इसका पहला पॉइंट है वो है कि द कस्टमर साइमल्टेनियसली receives and consumes the benefits provided by the entity ठीक है। अब इसका मतलब ये कि भाई जो भी आपका कस्टमर है उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो आप फिर गुड प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि होता क्या है, हम जैसे कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आप जब जब क्लासेस लेने जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा होता है ना क्लास से। जिस दिन आप गए, आपने पढ़ा, आपको नॉलेज मिली, आपको बेनिफिट हुआ। ये तो नहीं कि ना आप एक दिन चले गए आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी। ज़ाहिर है जैसे जैसे आप क्लासेस लेते रहेंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप क्लास लेने जाएंगे वैसे वैसे आपको सर्विस मिल रही होगी, और वैसे वैसे आप वो सर्विस कंज्यूम कर रहे होंगे और उसी से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आपको बाय द टाइम साइमल्टेनियसली आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। जैसे आप जाएंगे, जैसे आप वो सर्विस कंज्यूम करेंगे, वैसे ही आपको वो बेनिफिट मिल रहा होगा। तो पहले पॉइंट आपका ये आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये है कि जो भी एंटिटी आपको जो गुड प्रोवाइड कर रही है, जो भी सर्विस है, अब ये पॉइंट आता है एसेट के बारे में। ठीक है, द एंटिटी परफॉर्मेंस enhances or creates an asset that the customer controls as the asset is created or enhance। अच्छा, अब इसके अंदर एक एग्जांपल आती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि आपने किसी कंपनी को अपना घर कंस्ट्रक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब जैसे जैसे चाहे वो बना रहा हो या उसको इम्प्रूव मॉडिफिकेशन कर रहे हो उस घर के अंदर, अब जैसे जैसे वो कंपनी आपका घर कंस्ट्रक्ट करती जाएगी वैसे वैसे आपका अब जो घर की प्रॉपर्टी है उस पे तो आपका कंट्रोल है। ठीक है, अब जैसे जैसे अब लैंड तो आपकी है, अब जैसे जैसे वो घर बनता जाएगा वैसे वैसे आपका उस पर मजीद ऊपर कंट्रोल आता जाएगा। जैसे जैसे अपनी एक एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रही है वैसी वैसी उस ओनर का, जिसका वो घर बन रहा है, उसका कंट्रोल उस पर आता जाएगा। ठीक है, तो ये बात ये है, इस जो ये पॉइंट कहता है कि जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो रही है एंटिटी की, वैसे ही वैसे उस कंपनी जो एसेट बन रहा है उस पे उस कस्टमर का कंट्रोल आता जा रहा है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट है जो कि इस ओवर टाइम के अंदर आता है कि
द एंटिटीज परफॉर्मेंस does not create an asset with an alternative use to the entity, and the entity has a right for the payment. अच्छा, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक कंस्ट्रक्शन की आप ले लें। जैसे कि आपने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि स्पेशलाइज फैक्ट्री बनानी है, कि स्पेशलाइज कोई भी, जैसे कि गाड़ी बनानी है या कोई भी स्पेशलाइज लैपटॉप बनाना है, कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक आपकी नीड से, उस कस्टमर की नीड से, स्पेसिफिकली वो कस्टमर की नीड से है। मतलब उस जो एसेट वो बनेगा ना तो वो मार्केट में बिकता है, ना उस एंटिटी के लिए वो किसी और ऑल्टरनेटिव यूज़ में काम आ सकता है, अनलेस उसको कोई इस पर काफ़ी मॉडिफिकेशन, काफ़ी कोई खर्चे करने पड़े। तो मतलब आप अगर एंटिटी वो एक चीज़ बना रही है तो उसके लिए अगर वो बना दिया और कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, तो उसके लिए कोई उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होगा। तो वो किसी काम का नहीं है, जो एंटिटी बना रहा है उसके किसी काम का नहीं होगा अगर तो उस कस्टमर ने मना कर दिया, उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है उस एंटिटी के लिए। तो आपको एक दिमाग में बात रखनी है कि वो एक स्पेसिफिकली टू द कस्टमर नीड होगा। और इसमें एक और बात लिखी हुई है कि भाई एंटिटी के पास उस एसेट या जो भी चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है उस कस्टमर को, उससे उसका जो बेनिफिट, जो भी उसकी कंसिडरेशन बनती है, उसके लिए उस एंटिटी के पास उसका राइट है। जो भी उसका हिसाब किताब बनता है उस एसेट को बनाने के लिए, एंटिटी के पास हक है, लीगल राइट है कि वो अपनी पेमेंट, अपनी कंसिडरेशन उस कस्टमर से ले। तो ये 3 बातें हैं इसके अंदर परफॉर्मेंस रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू के पहले तरीके के अंदर, जो कि ओवर टाइम है, जिसमें 3 बातें हैं कि भाई जो भी कस्टमर है उसको साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव हो रहा हो उस गुड और सर्विसेज से। दूसरी बात ये कि भाई अगर वो एंटिटी जो भी प्रोडक्ट, जो भी एसेट बना रही है या उसको इन्हेंस कर रही है, उस पर जैसी जैसी वो बनाते जाएगी, जैसे जैसे या इन्हेंस करते जाएगी, वैसे ही वैसे उस कस्टमर के पास उसका कंट्रोल आता जाएगा। और आखिरी बात ये कि अगर कोई एंटिटी ऐसा कोई एसेट बना रही है जो कि स्पेसिफिकली टू द कस्टमर नीड होगा और उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है एंटिटी के लिए, और दूसरा कि भाई उस एंटिटी के पास उस एसेट को बनाने के लिए जो कंसिडरेशन है उसका राइट है, ये 3 बातें इसके अंदर आती है। और अगर इनमें से कोई भी एक बात मिल जाए, एक बात सेटिस्फाई हो जाए, तो पॉइंट जो रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू होगा वो ओवर टाइम होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक चीज़ इसके अंदर रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू का एक पार्ट तो कवर हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वो आती है पॉइंट इन टाइम के अंदर। अगर तो कोई भी आपका रेवेन्यू अगर तो ओवर टाइम वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो फिर वो रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम क्या चीज़ है, पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा। अच्छा, अब पॉइंट इन टाइम कब रिकॉर्ड होगा कि भाई अगर कोई एंटिटी के पास उस, जैसे कि हमने कोई सामान है हमारा, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई जूसेस वगैरह की हमारी फैक्ट्री है, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, फिर हम उसको सुपर मार्ट जो आगे रिटेलर होलसेलर को बेच देते हैं। अब होता क्या है, या तो हम पूरा माल वापसी नो रिटर्न पॉलिसी पे आगे बेच देते हैं, मतलब हमारा उस एसेट पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। सही है, अब आगे हमने बेच दिया तो हमने फ़ौरन हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा उस पे से कंट्रोल गया, हमने सामने वाले को पास किया, तो अब हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास उस चीज़ का रिस्क चले गया। तो इसके अंदर होता क्या है कि भाई जो भी एंटिटी होती है सामने वाली, अब वो क्या करती है, कंट्रोल कर रही होती है उस एसेट को। इफ़
if it can direct the use of that asset and obtain most of its remaining benefits। अच्छा, जो कि एक ही बात है इसके अंदर, इफ़ यू कैन डायरेक्ट द यूज़। अब आप जब उसमें आगे जाके IFRS 16 लीजिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये उसके अंदर भी बात आ रही होती है कि डायरेक्ट द यूज़ से मतलब क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, हमने किसी से अब वो मशीन ले ली है, सामने वाले ने हमें वो मशीन बेच दिया। अब हमारे पास उस मशीन पे पूरा पूरा हक है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करें। कि भाई हमने डिसाइड किया था पहले हम एक्स प्रोडक्ट पे बनाएंगे, लेकिन अब हमारा दिल कर रहा है भाई हम वाई प्रोडक्ट पे बना रहे हैं, तो हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास राइट है, हमारे पास लीगल राइट है कि भाई हम उस मशीन का कोई भी तरीके से यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात कि भाई ये एक आपने पढ़ ली डायरेक्ट यूज़। अब दूसरी बात क्या है कि उससे जो भी बेनिफिट होगा, जो भी उससे बेनिफिट होगा वो सिर्फ हमारा, उस पर हमारा हक होगा, ठीक है। एक और बात कंट्रोल। अब हम क्योंकि ज़ाहिर है कंट्रोल की बात पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल का एक और बात, मतलब एक और तरीके से कंट्रोल आ जाता है जिसके अंदर कहते हैं कि भाई कंट्रोल ऑल्सो इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम एन एसेट। मतलब कि हमारे पास एक कंट्रोल है कि भाई जैसे कि हमने उस मशीन पे हमारा हक है कि हम वो किसी और एंटिटी को यूज़ करने नहीं दे सकते, कि हम उसको उस मशीन से किसी और को उसके बेनिफिट ऑब्टेन करने नहीं दे सकते। हम उनको एक्सक्लूड कर सकते, प्रिक्लूड कर सकते कि भाई ये मशीन पे सिर्फ हमारा हक है, हम इससे सारे बेनिफिट कमाएंगे, हम किसी और को कमाने नहीं देंगे। तो एक तरीके से ये भी इंडिकेशन होती है कि हमारा उस एसेट, उस मशीन, जो भी चीज़ है उस पर हमारा कंट्रोल है। अच्छा, अब IFRS 15 कुछ हमें इंडिकेटर बताता है कि जो हमें इंडिकेट करे कि भाई वो कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। अच्छा, इंडिकेटर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने होंगे, क्योंकि जब जब कोई केस आएगा हमें अगर उसमें कोई पॉइंट्स मिल रहे होंगे तो वो इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। अच्छा, पहला क्या है, पहला जो इंडिकेटर है वो ये है कि द एंटिटी हैज़ द राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट। मतलब जिस एंटिटी ने वो एसेट बनाया था उस कस्टमर के लिए, उस एंटिटी के पास हक है, लीगल राइट है कि उसको उस एसेट की पेमेंट मिले। पहला इंडिकेटर आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब जो द लीगल टाइटल है, जो उस एसेट का लीगल टाइटल है, कागजी मायनों में जो लीगल टाइटल है उस एसेट का, वो ट्रांसफ़र हो गया उस कस्टमर को। द लीगल टाइटल हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कस्टमर। जैसे कि आपने गाड़ी बुक करवाई थी शोरूम से, ठीक है, अब गाड़ी आपने बुक करवा ली। अब आपके पास जब वो आपको डिलीवरी मिली तो जाहिर है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको अपने नाम पे करवानी पड़ेगी गाड़ी। अब आप क्या करते हैं, अगर कभी आपने आगे गाड़ी भेज दी तो जाहिर है आप गाड़ी अब जो दूसरा बंदा खरीद रहा होगा वो आपसे बोलेगा कि भाई, अब आप उसको बोलेंगे कि भाई ये अब गाड़ी मैं जो बेच रहा हूँ आप उसको अपने नाम पे करा ले, ठीक है। तो फिर वो बंदा जाके एक्साइज में एक्साइज ड्यूटी ऑफिस जो भी होते हैं उधर जाएगा कि भाई वो बोलेगा मुझे ये गाड़ी अपने नाम पे करानी। तो एक तरीके से जो उस गाड़ी का लीगल ओनर अब चेंज हो जाएगा, तो लीगल टाइटल अब ट्रांसफ़र हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक वो हिंट आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे कार्ड लिख दिया ऑफ द एसेट, ठीक है। अच्छा, द कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। मतलब कि आपके पास
वो एसेट तैयार पड़ा था, अब आपने वेयर हाउस से उस कस्टमर को उसकी लोकेशन पे भेज दिया और उसने उस एसेट की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। तो मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई अब ये एसेट मेरे पास आ गया और मैं इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी चीज़ थी, अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर ली है, इस एसेट को मैंने, मतलब कोई मसले नहीं है उस एसेट के अंदर, कोई इसमें अब नुक्स नहीं है, कोई कीड़े नहीं निकल रहे इस चीज़ के अंदर, तो वो मैंने उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। तो भाई वो एक इंडिकेशन हमारे पास ये आ जाती है कि भाई कंट्रोल अब ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, अब एक और क्या है भाई, जो भी उस एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड थे, द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दैट एसेट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मतलब जो भी उससे रिलेटेड बेनिफिट थे, जो भी उससे रिलेटेड रिस्क थे, नुकसान थे, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड थे उस एसेट से रिलेटेड, वो ट्रांसफ़र हो गए। और एक और बात, द एंटिटी हैज़ ट्रांसफर्ड द फिजिकल पोजेशन, जो भी असल में चीज़ जो बनी थी उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस थी वो उसकी ट्रांसफ़र हो गई। ये सही है। पॉइंट इन टाइम के अंदर 5 आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी अब आपको देखना होगा कि भाई मैक्सिमम क्या चीज़ें फुलफ़िल हो रही है। अब हमारा जो पेपर है ना एसबीआर के अंदर, अब उसके अंदर ज़ाहिर है कोई एक राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा, उसके अंदर हमें देखना होता है कि वेटेज गलबा किस चीज़ का ज़्यादा है, कि भाई पॉइंट इन टाइम का ज़्यादा आ रहा है या पॉइंट इन ओवर टाइम की पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं, या पॉइंट इन टाइम के या ओवर टाइम के जो भी पॉइंट्स है, जो भी इंडिकेटर्स है। अब केस में हमें देखना होगा कि किस चीज़ के ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई हम बोलेंगे बस ये पॉइंट इन टाइम है बस, क्योंकि इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी ये पॉइंट इन टाइम है। हमें अब केस के अंदर देखना होगा कि भाई कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंडिकेट कर रही है कि कौन सी तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। एसबीआर के अंदर जो भी आंसर हम लिखते हैं हमें उसकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि भाई हमने बता दी कि भाई स्टैंडर्ड क्या कहता है, चलो स्टैंडर्ड ये कहता है। अब आपने केस पे अप्लाई करना होगा कि वही अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो भी आप अपना आंसर कंक्लूड कर रहे होंगे उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी होगी कि भाई आपने ये आंसर क्यों बोला है। हर आंसर, हर बच्चे का आंसर वेरी कर सकता है, कोई एक राइट कोई एक रॉन्ग आंसर नहीं होता है। जब आप किट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे पीछे कि भाई किसी के आंसर कुछ और हो रहे होंगे, किसी के आंसर कुछ, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो आंसर अगर आप कुछ और लिख रहे हो और पीछे कुछ लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके आंसर गलत है और पीछे बिल्कुल सही है। हर आंसर वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपके वेरी जब होगा कि भाई आप उसको जस्टिफाई कर सकोगे कि भाई ये आंसर आपने क्यों लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आप खुद से भी एक दफ़ा ट्राई, अगर आप वीडियो पॉज करके चाह रहे हैं तो आप खुद भी एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं इस आंसर को, इस क्वेश्चन को, या तो मैं जो करा रहा हूँ उसके साथ साथ आप देख लें, फिर आप भले खुद एक दफ़ा खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ऑन 31 मार्च 2001 Crawford enters into a contract to construct a specialized factory for a customer। अब स्पेशलाइज फैक्ट्री से हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए जो हमने उसके अंदर ओवर टाइम के अंदर बात पड़ी थी कि कोई एक ऐसा एसेट बना रहे जिसका कोई भी एक ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिकली फॉर द कस्टमर नीड होगी। ठीक है। तो हम एक यहाँ पे बात लिख देते हैं कि अपने नॉलेज के लिए कि भाई ओवर टाइम के बाद हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या लिखे, द कस्टमर पेड एन अपफ्रंट डिपॉजिट विच इज ओनली रिफंडेबल इफ क्रॉफोर्ड फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लाइन विद द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उसने उस कस्टमर ने डिपॉजिट दिया है वो उसी वक्त ही रिफंड होगा, अगर तो उसने कोई जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पॉइंट से या कोई भी इन लाइन विद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से वेरी कर गया। अगर वो फैक्ट्री जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडिकेशन या पॉइंट से उससे वेरी कर गई तो ही डिपॉजिट आपका रिफंड होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब द रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर प्राइस होगी उस फैक्ट्री बनाने के लिए, वो इज ओनली पेबल व्हेन द
कस्टमर टेक द पोजेशन ऑफ द फैक्ट्री। अब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पॉइंट इन टाइम भी हो सकता है, मतलब जब वो कंट्रोल लेगा, जब उसका वो ट्रांसफर लेगा, जब उसको वो बनी बनाए मिल जाएगी, जब ही वो बाकी की अमाउंट पे करेगा कस्टमर, उससे पहले नहीं करेगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फैक्ट्री, क्रोवर्ड ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। इसमें लिखा है कि भाई अगर कस्टमर उसने मना कर दिया लेने से उस फैक्ट्री को, तो जो भी अमाउंट जो तो डिपॉजिट है सिर्फ वो ही रिटेन कर सकता है क्रॉफोर्ड। उसके पास सिर्फ उतना ही राइट है, उतना ही लीगल राइट है कि भाई जो उसने अमाउंट जो डिपॉजिट दिया था बस वो उसको ही रिटेन करता है, उसके अलावा कोई अमाउंट वो उससे मांग नहीं सकता। अगर उसकी कॉस्ट बनाने में उससे ज़्यादा गई थी तो जो भी अगर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो आप उस कस्टमर से मांग नहीं सकता, आपके पास उसका राइट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शुड क्रॉफोर्ड रिकग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये रेवेन्यू जो रिकग्नाइज करना है ये ओवर टाइम होना चाहिए या पॉइंट इन टाइम होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज जो हमने सबसे पहले देख ली कि भाई ये स्पेशलाइज फैक्ट्री है, मतलब कस्टमर की नीड पे बनी हुई है, मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होगा। देयर विल बी नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट फैक्ट्री फॉर दैट एंटिटी विच इज मेकिंग दैट फैक्ट्री और वॉट एवर इट इज। सही है, तो मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो हमें एक हिंट इंडिकेशन मिल रही है कि भाई ये रेवेन्यू ओवर टाइम बुक होना चाहिए। अब एक हमारे पास जो आगे बात लिखी है कि भाई जो भी उसका अमाउंट है बाकी का डिपॉजिट के अलावा वो जब ही मिलेगा जब आप उसको कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को उस फैक्ट्री का। मतलब कि क्रॉफोर्ड के पास कोई लीगल राइट नहीं है उसकी पेमेंट के लिए। जो हमने बात पढ़ी थी ना ओवर टाइम के अंदर कि भाई वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट तो बना रहा है लेकिन उसके पास राइट है पेमेंट का उस कस्टमर से। जो भी वो एसेट बना रहा है स्पेशलाइज, जो भी जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, लेकिन उसमें आगे एक एंड करके बात लिखी हुई थी कि लेकिन कंपनी के पास, एंटिटी के पास राइट है फॉर द पेमेंट ऑफ दैट एसेट। तो मतलब हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेबल ओवर टाइम का जो हमारे पास बात थी ना, वो यहाँ पे पूरा उसका पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा। जो एंड वाला जो देयर इज नो राइट फॉर द पेमेंट with the Crawford for that asset। तो अब बात ये है कि भाई जो हमारे पास ओवर टाइम था अब उसका तो पॉइंट चले गया। अब जाहिर है ये ओवर टाइम तो बुक नहीं होगा। सही है, अब हमारे पास ये बचता है कि भाई एक हमारा काम है कि भाई हम उनको एक यूनिट बना के दे रहे हैं और जब हम उनको कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका पोजेशन दे देंगे फैक्ट्री का, तब ही हमें जो अमाउंट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, जब ही अब हम अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। तो अब हम इसके अंदर कंक्लूड ये कर सकते हैं कि भाई व्हेन द कंट्रोल of that factory is transferred and the payment is received, then only the revenue will be रिकग्नाइज। क्योंकि ओवर टाइम की जो बात थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो मतलब हमारा जो रेवेन्यू है वो ओवर टाइम बाय द टाइम बुक नहीं हो रहा होगा। अब हमें इसको एट द पॉइंट इन टाइम जब हम उसका कंट्रोल, उसका पोजेशन उस फैक्ट्री का ट्रांसफ़र कर देंगे उस कस्टमर को और हमें पेमेंट मिल जाएगी, तो ही हम अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है।
एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि भाई रेवेन्यू की रिकग्निशन किस तरह हमें करनी होगी, किस तरह हमें जवाब, किस तरह हमें चीज़ों को सोचना होगा। ये नहीं हो कि भाई एक पॉइंट मिल गया हमें, बस उसको पूरा पढ़ा नहीं, आधा पॉइंट मिल गया हमें, बस अब हम आगे अपनी जस्टिफिकेशन देते कि भाई हमने ये ओवर टाइम कर दिया। अब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ज़ाहिर है हमें देखनी होंगी चीज़ें कि भाई जो कि IFRS 15 बोलता है, जो क्राइटेरिया बोलता है, जो रूल बोलता है, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब ये एक और सवाल है कि हम इसको देख लेते हैं। अगर आप खुद कर रहे हो तो पॉज करके देख ली, वीडियो करके कर लीजिए, वरना साथ साथ अब ये कर लें। On 31st December 2001, Clarence delivered the January edition of a magazine with a total sales value of 1 lakh to a supermarket chain। अच्छा, अब हमने पॉइंट इन टाइम के अंदर बात पढ़ी थी कि भाई उसका पोजेशन अगर डिलीवर्ड हो गया तो एक इंडिकेटर है कि भाई ट्रांसफ़र, ओ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। तो हम ये कह सकते हैं भाई पॉइंट इन टाइम एक इंडिकेटर हमें मिल गया। अभी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हमें एक इंडिकेटर मिल गया। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई कि लीगल टाइटल रिमेन विथ क्लियरेंस। अब ये उसका कॉन्ट्रे के अंदर हमें एक पॉइंट मिल गया कि भाई ये पॉइंट इन टाइम नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर लिखा था एक इंडिकेटर कि भाई लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा हो। ये एक पॉइंट इन टाइम का हमारे पास एक इंडिकेटर, एक हिंट थी कि भाई वो हमें बताएगा कि कंट्रोल उसका ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो अभी लीगल टाइटल जो भी उस मैगजीन का है वो उसी क्लियरेंस के पास रहेगा अनटिल द सुपरमार्केट सेल्स अ मैगजीन टू द एंड कस्टमर। जब तक वो सुपरमार्केट उस मैगजीन को आगे कस्टमर को नहीं बेच देता, उसका लीगल टाइटल क्लियरेंस के पास ही रहेगा। The supermarket will start selling the magazine to its customer on 1st January 2002. Any magazine that remain unsold by the supermarket on 31st January are returned to clearance। मतलब जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो क्लियरेंस के पास ही है अभी, क्योंकि भाई उसने सेल रिटर्न पे दी हुई है चीज़ें। मतलब जो उनका सामान माल जो भी नहीं बिका, उसका रिस्क वापसी रिटर्न होने के पास क्लियरेंस के ऊपर ही है। और जो रिवॉर्ड है वो भी क्लियरेंस को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मतलब जब पेमेंट अगर कोई चीज़ बिकेगी तो ही उसके पैसे हमें क्लियरेंस को मिल रहे होंगे। The supermarket will be invoiced by clearance in February 2002 based on the difference between the number of issues they receive and the number of issues that they return। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो भी सामान बिकेगा उसकी जो भी कॉस्ट थी, जो भी इसकी इन्वॉइस बनेगी, जो भी सेल्स प्राइस, जो भी इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज, वो बाद में जब ख़त्म हो जाएगी इसकी सेल, मतलब बाय दी February 2002 उस दिन फिर इन्वॉइस होगी इस चीज़ों की। तो जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है अभी वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शुड क्लियरेंस रिकग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब ये पूछ रहा है कि भाई 31 दिसंबर को रेवेन्यू रिकग्नाइज कर ले कि नहीं कर ले। अब आपको सोचना है, इस पर बताना है कि भाई क्या होना चाहिए इस पर। अब पहली बात ये है कि भाई आपको ये कोई सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा कोई। अब ये बना बनाए एसिड है ना, आपको बनाने की ज़रूरत है। तो हम ये एक हमारे दिमाग में बात है कि भाई ये ओवर टाइम बुक नहीं हो रहा। ज़ाहिर है आप कोई चीज़ लेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगी, तो हमें कोई एक बहुत कोई टाइम पीरियड नहीं आ रहा इसके अंदर। तो ये एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कि ओवर टाइम बुक नहीं हो रही। ज़ाहिर है जो भी कस्टमर आएगा उसको साइमल्टेनियसली बेनिफिट, ये तो नहीं कि भाई वो रोज़ आ रहा है तो उसको आधी आधी करके मैगजीन मिल रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। ज़ाहिर पूरी चीज़ एक साथ मिल जाएगी, उसको फ़ौरन मिल जाएगा उसको बेनिफिट। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई ओवर टाइम बुक नहीं हो रही होगी चीज़। ज़ाहिर है कोई ऐसी कोई बड़ी वो कोई स्पेशलाइज है, कोई भी इस तरीके एसेट नहीं है जो कि जो ओवर काफ़ी टाइम में जाके बन रहा हो। अब ज़ाहिर है अगर ओवर टाइम इस तरह बुक नहीं हो रहा हो तो इंडिकेशन तो यही होगी कि भाई पॉइंट इन टाइम ही बुक होगा, जब उस मैगजीन का टाइटल कंट्रोल जो भी है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा,
अब हमारे पास एक चीज़ बात आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी कि भाई फिजिकल पोजेशन से हम उनको कह सकते हैं कि भाई एक इंडिकेटर है फिजिकल पोजीशन जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक हमें इंडिकेशन दे रहा है, एक हिंट दे रहा है कि भाई जो भी माल था वो आगे चलेगी, है ना, मतलब सुपरमार्केट को हमने दे दिया। तो हमारे ये एक इंडिकेशन है कि भाई अब रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम बुक होगा, क्योंकि हमने उसमें हमारे पास इंडिकेटर IFRS 15 ने कहे हुए हैं कि भाई अगर फिजिकल पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाता है तो एक आपके पास इंडिकेटर है कि भाई उसका रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम बुक हो रहा होगा। तो एक बात आप अपनी जस्टिफिकेशन के अंदर अब ये लिख देंगे। अब अब हमें उसके कॉन्ट्रे में लिखनी होगी बात। आ रही है हमारे पास एक ही पॉइंट था जो उसको सेटिस्फाई कर रहा था पॉइंट इन टाइम को। अब हमें बताया हुआ है कि भाई जो लीगल टाइटल है वो अभी भी क्लियरेंस के पास रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है, एक तो ये बात है कि इसका लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब कि पॉइंट इन टाइम की इंडिकेशन हिंट फुलफिल नहीं हो रही। दूसरी बात कि भाई जो भी इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड जाहिर है हमने सामान उसको रिटर्न पॉलिसी भी बेचा हुआ है, ज़ाहिर है अगर नहीं बिका तो वो सामान वापसी आ जाएगा। तो हमारे पास उस सामान से, उस माल से जो भी उसका मैगजीन है, उसका जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो क्लियरेंस के पास ही है। तो ये भी एक कॉन्ट्रे है, एक उनकी इंडिकेशन है कि भाई पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक नहीं होगा। अब एक बात आप ये कह सकते हैं कि भाई ज़ाहिर है मैगज़ीन है, हर थोड़े टाइम में अपडेट होके आता है। तो आपके पास वो सामान अगर सुपरमार्केट के अंदर पड़ा रहा, सही, अगर वो सामान मैगज़ीन पूरे महीने नहीं बिकता और अगले महीने कोई चेंजेस आ गई हैं, कोई अपडेशन आ रही है एनवायरनमेंट के अंदर, या कोई भी उस इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री से आपका मैगज़ीन रिलेट करता है, और आपका जो मैगज़ीन है वो पिछले महीने का बना हुआ है, ज़ाहिर है अब आपके पास एक और रिस्क पे आ जाता है कि भाई वो आपका मैगज़ीन ऑब्सलीट हो सकता है, वो अपडेटेड नहीं होगा विद इन दी एनवायरनमेंट या विद इन दी इंडस्ट्री। तो ये आपके पास एक और रिस्क आ गया कि भाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ द मैगज़ीन आ गया। तो आप इस पर अपनी जस्टिफिकेशन, अपना कंक्लूजन दे रहे होंगे कि भाई जो भी रेवेन्यू है इसका वो बाय द ईयर एंड दैट इज़ 31 दिसंबर 2000x1 नहीं रिकग्नाइज होगा। दैट इज़ पॉइंट इन टाइम आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हो रहा होगा। 31 दिसंबर में आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा, और जब वो 1 जनवरी 2000x2 को बेचेगा जाके, जब वो आगे ईयर एंड के बाद बेचता जाएगा, जब वो रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, दैट इज़ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। क्योंकि आपका ईयर एंड 31 दिसंबर को हुआ है, आपने वो माल ज़रूर बेच दिया है, उसका फिजिकल पोजेशन उस सुपर मार्ट को भले ही दे दिया है, अब वो सेल 1 जनवरी से शुरू करेगा, ठीक है। और आपके पास रिस्क है कि भाई वो अगर कोई भी सामान नहीं बिका तो वो सुपर मार्ट उस सामान को वापसी आपके पास पहुंचा देगा। वो सामान उधर पड़ा रहा पूरे महीने तक और वो ऑब्सोलीट हो गया तो वो भी आपके पास नुकसान आपके सर पे रहेगा। और जो लीगल टाइटल है उस सामान का वो भी आपके ऊपर है जब तक वो आगे बिक नहीं जाता एंड कस्टमर तक। ये सारे पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये पॉइंट इन टाइम उस वक्त जब उसका ट्रांसफ़र हो गया फिजिकल पोजीशन, जब उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा, दैट इज़ बाय द ईयर एंड इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा। जब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज़ 1 जनवरी 2000x2 होगा, जो भी होगा, जब वो फिर वो उसकी सेल्स होती जाएगी मैगजीन की, जब उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, ईयर एंड पे नहीं होगा। तो ये आपका एक जस्टिफिकेशन उसके अंदर आ जाएगी, कंक्लूजन हो जाएगा इस आंसर से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस स्टैंडर्ड के अंदर दो चीज़ें रह गई हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन और एक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। फिर कुछ डिस्क्लोजर वगैरह तो नॉर्मल सी बात है जो हर स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं डिस्क्लोजर्स, और कुछ इसके अंदर क्रिटिसिज्म, जैसे कि करंट इश्यूज आपके पेपर के अंदर आ रहे होते हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म्स होती हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या इश्यूज हैं,
आज के एनवायरनमेंट में क्या मसले चल रहे हैं कि वो अपडेटेड है नहीं, वो फुलफ़िल कर रहा है आज की नीड्स को नहीं, ये कुछ करंट इश्यूज़ होते हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं हर स्टैंडर्ड के, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आप देख लें। आगे फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको मॉडिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कुछ चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है।